मगर गृह मंत्री के तौर पर नायब सैनी जी को ये समय भी नहीं मिला कि वो इन चीज़ों पर अधिकारियों की बैठक भी ले। कमजोरी दिखती है नेता प्रतिपक्ष की कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई से डर कर वो मैदान में उतरना ही नहीं चाहते। रोती तो बहुत छोटी चीज़ है। सरेआम गोलियां भी चलाई गई है, लोगों की जानें भी गई। तथ्यों के साथ इसकी भी हम पोल करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पहले वो अपनी तो गारंटी ले ले कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे। रोती तो बहुत छोटी चीज़ है। सरेआम गोलियां भी चलाई गई है, लोगों की जानें भी गई हैं, मगर गृह मंत्री के तौर पर नायब सैनी जी को ये समय भी नहीं मिला कि वो इन चीज़ों पर अधिकारियों की बैठक भी ले। जो प्रॉपर्टी आईडी का है, फैमिली आईडी का जो इशू है, जब आप उनके साथ सहयोगी थे तो क्या कभी कोई चर्चा निरंतर हुई थी? उठाते रहे हैं, निरंतर कई चीज़ों में बदलाव भी लाए। जैसे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि बिजली का बिल 6000 हो गया, उसको चेंज कराया। मगर जो रीवेरिफिकेशन की बात करी जाती है, आज सबसे बड़ा लैप्स तो रीवेरिफिकेशन है। और रीवेरिफिकेशन के अंदर पिछले 4 महीनों में जो एडीसी का दफ्तर है, क्रिड का दफ्तर है, वो एक तरह से अड्डा बन चुका करप्शन का। जो 2000, 4000, 10,000 रुपये दे देता है, उसकी तुरंत रीवेरिफिकेशन हो जाती है। और ये डाटा तो सैनी साहब क्रिड के रिकॉर्ड में निकाल के देख लें कि जिन लोगों ने 2-2 महीने, 3-3 महीने पहले एप्लीकेशन डाली थी, उनके डिस्पोजल आज तक नहीं हुए। और कई ऐसे केसेस हैं जिनमें 48 घंटे में भी पैसे लेकर डिस्पोजल करे गए। परिवार पहचान पत्र तो एक करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। और जल्द तथ्यों के साथ इसकी भी हम पोल करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पहले वो अपनी तो गारंटी ले ले कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे। आज तो वो 60 की बात करते हैं। 60 सीटें जिताने के लिए क्या वो 60 कैंडिडेट कांग्रेस से हटकर कांग्रेस के सिंबल पर उतार पाएंगे? और अभी तो राज्यसभा का चुनाव है। आप लोगों ने मेरे आगे माइक लगाया था लोकसभा चुनाव में और पूछा था कि क्या सरकार अल्पमत में? मैंने कहा था है, पत्र भी भेजा महामहिम को। और उसके बाद जब पत्र चला गया और पत्र चले जाने के बाद कांग्रेस के विधायक भी भागकर गए, 2 गवर्नर को पत्र देकर आए। भूपेंद्र हुड्डा भी निरंतर बोलते रहे कि सरकार अल्पमत में, सरकार अल्पमत में। जब हमने कहा विपक्ष साझा उम्मीदवार उतारे, तो सबसे पहले पीछे हटने वाला कोई व्यक्ति था तो भूपेंद्र हुड्डा था। और उनने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारे पास तो नंबर ही नहीं है, फिर अल्पमत की बात कैसे करी? अगर आंकड़े नहीं हैं, विपक्ष को एक करने का दम नहीं रखते, तो 60 लाने का दम कहाँ से रखते हैं? उन्होंने आपके पाले में गेंद डाल दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं तो आज कहता हूँ एक साझा उम्मीदवार वो चुन ले, कोई शहीद के परिवार से चुन ले, कोई खिलाड़ी चुन ले, कोई ऐसा सामाजिक व्यक्ति चुन ले। और दे दूँ सुझाव फ्री का, महावीर गुड्डू को ले लो। हरियाणा संस्कृति के अंदर पद्मश्री जीतने वाला तो इकलौता व्यक्ति है। मैं तो कहता हूँ उनको चुन लो। नवीन जैन कह रहा है पहला हस्ताक्षर मैं करूँ, दूसरा भूपेंद्र हुड्डा करने को तैयार है क्या? हमारे पास तो भानुमति का कुनबा था, 10 की बात करते हैं। मैं तो कह ही नहीं रहा, हमारे साथ 10 सिग्नेटरी है। सरकार गिरनी होगी, विप है। राज्यसभा के लिए पहला साइन मैं करूँगा, दूसरा भूपेंद्र हुड्डा करने को तैयार है। अगर वो तैयार हैं और वो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि दूसरा हस्ताक्षर वो करेंगे, 9 ही प्रपोजर चाहिए। आज तो 44 की लड़ाई नहीं है, पहले उम्मीदवार तो हम उतारें। अगर वो तैयार हैं और अगर उनको नाम पे सहमति है किसी पे भी, किसी शहीद के परिवार पर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खेल के मैदान में बहुत अच्छा काम किया, सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किया है, कला के क्षेत्र में जैसे महावीर गुड्डू है जिसने हरियाणा की संस्कृति को इतना बढ़ाया है, किसी एक व्यक्ति के नाम पे अगर उनकी सहमति है तो नाम के पेपर पे साइन करके दे दे। 9 साथियों के वोट और साइन अगर भूपेंद्र हुड्डा कर देते, मैं जुटाऊंगा। अरे नॉमिनेशन भरकर मैदान में उतर कर लड़ाई लड़ेंगे तभी तो बीजेपी को झटका दे पाएंगे। मैदान छोड़ देंगे तो कौन झटका दे पाएगा?
ये तो कमजोरी दिखती है नेता प्रतिपक्ष की कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई से डर कर वो मैदान में उतरना ही नहीं चाहते। हमने हिम्मत दिखाई थी, निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को मैदान में उतारा था, हमने अपने 10 इकट्ठे करे थे, नहीं करे थे उस समय भी, और इकट्ठे कर कर वोट गिरवाए थे। अरे लड़ाई शुरू तो होने दो, लड़ाई शुरू होने से पहले जंग के मैदान में हथियार घेर देंगे, फिर लड़ाई कैसी लड़ेंगे? तो ये कमजोरी दिखती है भूपेंद्र हुड्डा की, और इस कमजोरी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक एज इस राज्यसभा चुनाव में शुरुआती तौर पर दी है। मगर हम हार नहीं मानेंगे जब तक आखिरी दिन नॉमिनेशन का होगा। जननायक जनता पार्टी ये परिस्थिति बनाएगी कि हम चाहे विपक्ष में और जो छोटे दल हैं उनसे भी संपर्क करें, निर्दलियों से भी संपर्क करें और एक साझा उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेंगे। अगर 9 प्रपोजल हमें मिलते हैं तो हमारा कैंडिडेट मैदान में होगा। आप भूपेंद्र हुड्डा से पूछ लेना, क्या उस समय भी वो आंकड़े मांगेंगे या वोट गिरने के लिए आएंगे? या जिस तरह आर के आनंद के चुनाव में शाही बदली थी, शाही बदल कर फिर बीजेपी को जिताने का काम करें। जेजेपी चुनाव अकेले लड़ेगी या कोई अलायंस की संभावना? आज के दिन तो 22 दिनों का दौरा होगा और दौरा होकर प्रत्येक गांव को छुएंगे हमारे कार्यकर्ता, 90 की तैयारी करेंगे। आगे भविष्य में क्या होता है उसको तो ना आप जानते ना मैं जानता।